जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो जो डिस्कशन का है वो आपको पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में प्रीलिम्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं वो सारे डिस्कशन किए जाएंगे टू द पॉइंट, बिना इधर उधर की बात किए हुए सीधे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए जाएंगे। आपको कोशिश ये करनी है एटलीस्ट ऑडियो ईयरफोन लगा के ऑडियो जरूर सुन लेना है इन वीडियोस का, कोशिश ये होनी चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आप इंपॉर्टेंट जो अंडरलाइन जो किया जा रहा है उसके आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में सीधे सीधे आने के चांसेस हैं और सबसे बड़े आपके आखिरी समय में रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप खास तौर पे यूपीएससी हिंदी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और प्री क्रैश कोर्स या इनमें से कोई एक ज्वाइन किए हैं तब तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री का काम करेगा और आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियोस देखिए और पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है और इस क्लास के माध्यम से इस टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को डिस्कस कराया जाता है। देखेंगे अभी वर्तमान में इस टेस्ट के पार्ट 5 को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। इसके पहले इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि उपरोक्त कौन सा मिलान सही है। देखेंगे एक तरफ इसमें नाम दिया हुआ है तथा दूसरी तरफ रासायनिक सूत्र यानी फॉर्मूला दिए हुए हैं और बताना है इसमें से कौन सा मिलान सही है। देखेंगे बेकिंग पाउडर का फार्मूला दिया हुआ है NaHCO3, दूसरा है विनेगर C2H4O3, तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर जिसका यहाँ दिया हुआ है CaOCl2 और चौथा है चाक और इसका दिया हुआ है CaCl2। तो देख लेंगे सही विकल्प का इसमें चयन करना है और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है ए केवल 1, 2 और 4, बी है केवल 1 और 3, सी है केवल 1, 3 और 4 और डी है केवल 1, 2 और 3। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सबसे पहले हम पहला देख लेते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं बेकिंग पाउडर को और इसका जो फॉर्मूला होता है वो NaHCO3 होता है। तो ये मिलान बिल्कुल सही है। दूसरा हम विनेगर को देख लेंगे। विनेगर को एसिटिक एसिड यानी सिरका, एसिटिक एसिड यानी जो सिरका होता है और इसका अगर हम देख लें फॉर्मूला तो C2H4O3। ये अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला सही नहीं दिया हुआ है। यहाँ हम देख लेंगे विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा CH3COOH। यहाँ विनेगर का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ये दूसरा मिलान जो है वो सही नहीं है। इसी प्रकार हम तीसरा देख ले रहे हैं। तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर का जो यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है CaOCl2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl2। तो इसको हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है और इसको जो है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। इसको ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको कहा जाता है और इसका फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सही है। चौथा हम देख लेते हैं चाक। तो चाक जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट, देख लेंगे चौथा है चाक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaCO3 ना कि CaCl2। तो इसका फॉर्मूला हम देख लेंगे CaCO3। तो इस प्रकार इसमें हम देखेंगे कौन सा मिलान इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें जो मिलान सही हो जाएगा केवल 1 और 3 और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो गलत है उसका हम फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं। इसको हम देख लेंगे
इसमें जो गलत हो जाएगा यानी दूसरा विनेगर, तो विनेगर का जो है कि C2H4O3 ना होकर के CH3COOH हो जाएगा, CH3COOH। और अगला हम देखेंगे चौथा चाक का, तो चाक में जो है कि CaCl2 ना होके CaCO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। उसी प्रकार हमने देखा कि बेकिंग पाउडर को जो है कि सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, विनेगर को यानी सिरके को एसिटिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और चाक जो है उसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही है यानी सही मिलान इसमें कौन सा है, केवल 1 और 3 इसमें सही मिलान है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखेंगे इसमें सूची 1 में जो है एक तरफ ईंधन गैस दी हुई है तथा सूची 2 में जो है कि इसके प्रमुख घटक दिए हुए हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे इसमें, तो सबसे पहले इसमें ए दिया हुआ है CNG, दूसरा है LPG, तीसरा है कोयला गैस और चौथा है पानी गैस। अब इसको हम देख लेंगे। CNG को सबसे पहले हम देखेंगे तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, CNG का कौन सा सही हो जाएगा, इसमें होती है मीथेन और एथेन, तो ए का हो जाएगा 3। दूसरा है LPG, तो इसका जो है बी का LPG है तो इसका हो जाएगा, देख लेंगे ब्यूटेन और एथेन। उसी प्रकार हम सी देख लेंगे, सी है कोयला गैस, तो सी का इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। और डी है पानी गैस, तो इसको हम देख लेंगे, इसका क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो इस प्रकार डी का हो जाएगा 1। अब इसमें हम मिलान देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा, यानी ए का 3 बी का 2, तो इसमें मिलान देख लेते हैं, ए का 3 सी में है, बी का 2 ये दोनों में है, सी और डी दोनों में है, ए का 3 बी का 2। आगे फिर हम सी पर जाएंगे और सी का 4, तो सी का 4, तो इस प्रकार हमने देखा कि इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा तथा ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले देख लेंगे पहला जो इसमें दिया हुआ है, पहला देख लेंगे CNG। सबसे पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसको कहते हैं, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको जो है कि गैसोलीन, डीजल ईंधन और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जो होती है, जो LPG होती है, उसके स्थान पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके मुख्य घटकों में देखेंगे तो मीथेन और एथेन इसके मुख्य घटक हैं। दूसरा हम LPG को देख लेते हैं, जो कि रसोई गैस जिससे जलती है, इसका इस्तेमाल जो है कि खाना बनाने के लिए किया जाता है। और हम इसमें देखें तो इसे अक्सर जो है ऑटो गैस या फिर ऑटो प्रोपेन के रूप में जाना जाता है। और इसके मुख्य घटक देखें तो इसके मुख्य घटक जो है ब्यूटेन और प्रोपेन है। तो इस प्रकार हम इसमें देख लेंगे बी का 2 हो जाएगा। और सी इसमें है कोयला गैस, तो कोयला गैस का उपयोग देखेंगे ज्यादातर लोग खाना पकाने के लिए इस गैस का प्रयोग नहीं करते हैं और इसका उपयोग जो है कि ईंधन के रूप में किया जाता है। मुख्य घटक इसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड इसके मुख्य घटक हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसका जो है कि 4 हो जाएगा। और पानी गैस को हम देख लेंगे तो पानी गैस जो है वो ईंधन से कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसके मुख्य घटक को देख लेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन है। और इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है कि केचुआ में वृषण के कितने खंड होते हैं। देखेंगे केचुए में प्रश्न कह रहा है कि केचुए में वृषण के कितने खंड होते हैं, यानी कितने भाग होते हैं। तो इसमें हम ऑप्शन देख ले रहे हैं। ऑप्शन ए है 11 और 12, बी है 12 और 13, सी है 14 और 15 और डी है 10 और 11। अब इसमें देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 10 और 11। देखेंगे केचुए को अगर हम देखें तो केचुए हमें खेतों में देखे हुए मिल सकते हैं। देखेंगे ये स्थलीय अकशेरुकीय हैं जो कि नम मिट्टी में रहते हैं। देखेंगे जहां गीली मिट्टी होगी, नम मिट्टी जो होगी
उसके ऊपरी परत में हम इसको देख सकते हैं। इनका शरीर हम देखेंगे, इनका शरीर जो होता है वो बेलनाकार होता है तथा शरीर को जो है 100 से अधिक छोटे भाग में विभाजित किया गया है। अगर हम देखें केंचुआ कुछ इस प्रकार का होता है और इनके शरीर को जो है कि 100 से अधिक छोटे खंडों में विभाजित किया गया है। अगर हम केंचुए को देखें तो ये उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का क्या अर्थ है? केंचुआ देखिए उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का अर्थ है कि दोनों यानी कि वृषण और अंडाशय दोनों एक ही केंचुए में मौजूद होते हैं। यानी वृषण और अंडाशय ये दोनों प्रजनन अंग है, ये दोनों जो है कि एक केंचुए में ही मौजूद होते हैं, अर्थात केंचुआ जो है वो उभयलिंगी है। और इसी में हम देखेंगे कि 10वें और 11वें खंडों में जो है कि 2 जोड़ी वृषण मौजूद होते हैं। देख लेंगे 10वें और 11वें खंड में जो है 2 जोड़ी वृषण मौजूद होते हैं। तो ये हो गया इसका। तो इसमें हम देख लेंगे कि केंचुए में वृषण के कितने खंड होते हैं, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, यानी 10 और 11। अगला प्रश्न है कि एरोबिक श्वसन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? एरोबिक श्वसन, सबसे पहले हम देखेंगे एरोबिक श्वसन क्या है। तो देखेंगे जो श्वसन जो है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे एरोबिक श्वसन कहते हैं। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव यानी कि इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, और सी है 1 और 2 दोनों, और डी है राइबोसोम। तो एरोबिक श्वसन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो इसमें हम देख लेंगे, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1 और 2। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, यानी एरोबिक श्वसन के लिए जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव ये दोनों इसमें सही हो जाएगा। देखेंगे एरोबिक श्वसन की प्रक्रिया के लिए जो स्थान है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया है। एरोबिक श्वसन को देखें तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है। देखेंगे एरोबिक श्वसन जो है यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनकी विशेषता है। जब उनके पास पर्याप्त ऑक्सीजन होती है तो इसका अधिकांश माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब हम देख लेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है। तो वे सभी कोशिकाएं जिनके कोशिका द्रव्य में झिल्ली पाई जाती है और न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको जो है कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। जैसे कि इसमें जो है कि जीव जंतुओं को हम देख सकते हैं। जीव जंतुओं के पास जो है कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक एक करके हम देख लेते हैं। कोशिका द्रव को देख लेंगे, साइटोप्लाज्म को। तो साइटोप्लाज्म जो है यानी कि कोशिका द्रव्य एक बफर के रूप में ये कार्य करता है, और कोशिका का जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी एक तरीके से देखें तो एक उसकी सुरक्षा करता है। तो इस प्रकार ये हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को देख लेंगे तो यह सेल के लिए जो है कोशिका के लिए ये एटीपी संश्लेषण के लिए स्थान है। एटीपी संश्लेषण के लिए ये स्थान है, और इसे सेल के पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है। राइबोसोम को देखें तो राइबोसोम जो है इसके 2 कार्य हैं। एक तो मैसेज को डिकोड करना यानी संदेश को डिकोड करना, और पेप्टाइड बॉन्ड के निर्माण में इसका कार्य है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे एरोबिक श्वसन का स्थान कौन सा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य ये दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक एंटीजन है, और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है एक एंटीबॉडी के अवशेष, बी है एंटीबॉडी का परिणाम, सी है एंटीबॉडी के विपरीत, और डी है एंटीबॉडी गठन के लिए प्रोत्साहन। तो हम देखेंगे कि एक एंटीजन क्या है। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ये एंटीबॉडी गठन के लिए प्रोत्साहन का काम करता है। देखेंगे एक एंटीजन कोई भी पदार्थ है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को इसके
अगेंस्ट एंटीबॉडी का उत्पादन करने का जो है कि कारण बनता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे, जैसे कि हम देख सकते हैं एंटीजन में विषाक्त पदार्थ, रसायन, बैक्टीरिया, उसी प्रकार वायरस और अन्य पदार्थ भी इसमें शामिल होते हैं। अब हम इसमें देखेंगे एंटीजन जो है कि कहाँ कहाँ होते हैं। तो कैंसर कोशिकाओं सहित हम देखें तो शरीर के टिश्यूज, सेल में भी एंटीजन होते हैं जो कि प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का कारण बनते हैं, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स का जो है ये कारण बनते हैं। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि एक एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी गठन के लिए प्रोत्साहन है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें हम अभी कथन ए देख लेते हैं। ये है कि टाइफाइड एक जीवाणु संबंधी संक्रमण है जिससे तेज बुखार, दस्त और उल्टी हो सकती है, और इसका कारण दिया गया है कि टाइफाइड के इलाज के लिए आईपीवी वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न है, इसमें विकल्प देखेंगे। विकल्प है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, बी है ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, सी है ए और आर सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, और डी है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। देख लेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा कि इसमें ए सत्य है, जो अभिकथन है वो सत्य है, लेकिन जो कारण आर है वो असत्य है। इसमें हम देख लेंगे सबसे पहले जो है कि टाइफाइड, तो टाइफाइड किससे फैलता है, ये एक जीवाणु संक्रमण है, यानी ये बैक्टीरिया से फैलता है। टाइफाइड को देख लेंगे, ये बैक्टीरिया से फैलता है, यानी जीवाणु संक्रमण है जिसमें जो है कि तेज बुखार, दस्त, उल्टी ये सभी हो सकती है। तो इस प्रकार हम पहला कथन देख लेंगे, पहला कथन सही हो जाएगा। कारण दिया हुआ है कि टाइफाइड के इलाज के लिए आईपीवी वैक्सीन का उपयोग किया जाता है, तो ये सही नहीं है। देखेंगे टाइफाइड के बचाव के लिए जो है टीएबी वैक्सीन, यानी कि टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए और बी का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ये आईपीवी लिखा हुआ है तो ये सही नहीं होगा, और इस प्रकार ये जो कारण दिया हुआ है ये गलत हो जाएगा और ये कथन सही हो जाएगा। देखेंगे टाइफाइड में तो बुखार का एक प्रकार का देखेंगे ये आंत्र ज्वर है, और साथ में जो है कि पैराटाइफाइड बुखार भी इसके साथ ही होता है। अगर हम संक्रमण देखें तो ये कैसे फैलता है, तो इसका संक्रमण अक्सर जो है कि दूषित भोजन और जो पानी है, टाइफाइड कैसे फैलता है, दूषित भोजन और पानी के पीने, जो पानी हम पीते हैं, पीने का पानी जो है अगर वो दूषित है तो उससे जो है कि टाइफाइड फैल जाता है। और इसमें हम देखेंगे आईपीवी वैक्सीन को हम देख लेते हैं। तो आईपीवी वैक्सीन क्या है, ये टाइफाइड में इसका प्रयोग ना करके पोलियो के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए सत्य है लेकिन आर इसमें असत्य है। नेक्स्ट है कि मध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति है। तो देख लेंगे इसमें ए है केवल अनुप्रस्थ, बी है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों, सी है ना तो अनुदैर्घ्य ना ही अनुप्रस्थ, और डी है केवल अनुदैर्घ्य। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति है वो केवल अनुदैर्घ्य होती है। देखेंगे अनुदैर्घ्य का अर्थ क्या होता है, अनुदैर्घ्य का अर्थ होता है लंबाई की दिशा में। देख लेंगे अनुदैर्घ्य का अर्थ है लंबाई की दिशा में। और इसमें हम देखेंगे अनुदैर्घ्य तरंगों को, तो वे तरंगे जिनके माध्यम देखेंगे वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा में होता है या फिर उसके विपरीत दिशा में होता है, उन्हें जो है कि एल तरंगे कहते हैं, एल तरंगे या फिर अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें देख लेंगे कि माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति है तो केवल अनुदैर्घ्य, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
जब एक सामान्य परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तब, और इसमें हम देख लेंगे ए है परमाणु एक साथ एक प्रोटॉन खोता है, बी है शेष इलेक्ट्रॉन तेजी से चलते हैं, सी है परमाणु धनात्मक आयन बन जाता है, और डी है परमाणु एक ऋणात्मक आयन बन जाते हैं। तो इसमें देख लेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे जब इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के कवर से हटा दिया जाता है तो प्रोटॉन की संख्या की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कम हो जाती है, और देखेंगे परमाणु एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो धनावेशित परमाणु होते हैं उनको जो है कि धनायन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। इसमें देखेंगे एक तरफ जो है कि मिश्र यहाँ धातुएं दी हुई हैं और दूसरी तरफ इनके घटक दिए हुए हैं, और इसमें देखना है इसमें सही मिलान करना है। तो हम देख लेते हैं इसको एक एक करके। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पीतल को, तो पीतल हो जाएगा। पीतल में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं इसमें हम देख लेंगे। तो ये हो जाएगा ए का हो जाएगा 4, और इसमें हम फिर देख लेंगे कांसे को, कांसे या फिर कांसा, तो इसमें ये हो जाएगा इसका सही मिलान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 से। उसके बाद ड्यूरालुमीन, ये किससे मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2 से, और चौथा है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का सही हो जाएगा 3 से। तो इस प्रकार हम इसमें देख लेंगे इसमें कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1 दोनों में है। उसके बाद हम सी को देखते हैं, सी का 2, सी का 2 बी में है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम एक एक करके इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पीतल को देखेंगे, तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। यहाँ हम इसको देख सकते हैं, तांबा, कॉपर और जिंक इसका जो है कि मिश्र धातु है। उसी प्रकार हम कांसे को देख लेंगे, तो कांसा जो है वो भी एक मिश्र धातु है जिसमें मुख्य रूप से तांबा और लगभग 12% जो है वो टीन होता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कांसा, ये हो जाएगा इसका 1। उसके बाद हम ड्यूरालुमीन को देख लेते हैं। तो ड्यूरालुमीन में जो है कि मुख्य मिश्र धातु घटक जो होता है वो तांबा, मैग्नीज, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होता है। तो इस प्रकार ये इसका सही हो जाएगा। मैग्नीशियम को देख लेते हैं, तो मैग्नीशियम जो है वो एल्यूमिनियम की ही मिश्र धातु है, जिसमें मैग्नीशियम, तांबा, निकल और टीन की थोड़ी मात्रा होती है। तो इस प्रकार हम इसमें देख लेंगे डी का जो हो जाएगा, डी का हो जाएगा 3। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 2 के साथ सूची 1 का मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। इसमें हम देखेंगे सूची 1 में जो है सूची 1 के साथ जो है सूची 2 का इसमें सही मिलान करना है, और इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले है पीवीसी, सबसे पहले पीवीसी और इसका जो मिलान हो जाएगा इसका हो जाएगा बी से, यानी थर्मोप्लास्टिक बहुलक। दूसरा हम इसमें देख लेंगे बैकेलाइट, तो ये हो जाएगा थर्मोसेटिंग बहुलक। तीसरा है वल्केनाइज्ड जो रबड़ है, ये हो जाएंगे फाइबर, यानी तीसरे का सी हो जाएगा। और इसमें हम देख ले रहे हैं, इसमें हम देखेंगे तीसरे का इसमें सी नहीं होगा, तीसरे में का सी नहीं होगा क्योंकि जो रबड़ होते हैं वो जो है कि इलास्टोम्स होते हैं। तो इस प्रकार हम तीसरे का डी कर देंगे। यहाँ हम फिर से इसको देख लेंगे। पीवीसी का इसमें हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक बहुलक, इसमें बैकेलाइट का हो जाएगा थर्मोसेटिंग बहुलक, और इसमें वल्केनाइज्ड जो रबड़ है वो इलास्टोम्स है। तो इसको जो है कि 4 से लगा देंगे, और नायलॉन 6 जो है इसको हम फाइबर से कर देंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पहले का बी, दूसरे का ए, तो पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का सी। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा।
अगर हम थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण को अगर हम यहाँ देखें तो इसमें हम देखेंगे उदाहरण के लिए हम इसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड को देख सकते हैं। उसी प्रकार थर्मोसेटिंग पॉलीमर के रूप में अगर हम देखें जो बहुलक है, उदाहरण के लिए हम बेकेलाइट को इसमें हम देखेंगे। फिर हम इलास्टोम्स में देखेंगे तो इसका एक उदाहरण जो है कि वो रबड़ हो जाएगा। और फाइबर हम इसमें देख लेंगे तो फाइबर जो है इसमें हम इसको नायलॉन 6 को इसमें देख सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन शब्द मुख्य रूप से निम्न को संदर्भित करता है। देख लेंगे उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन देखेंगे, उत्परिवर्तन को देखेंगे यानी कि म्यूटेशन। और इसमें हम देखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन है आनुवंशिक प्रवासन, ऑप्शन बी है आनुवंशिक रेखा, ऑप्शन इसमें हम सी देख लेंगे आनुवंशिक सुधार, और डी है आनुवंशिक गलती। तो प्रश्न कह रहा है कि उत्परिवर्तन शब्द जो है कि मुख्य रूप से किसको संदर्भित करता है। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि आनुवंशिक गलती। देख लेंगे जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे जो है कि उत्परिवर्तन कहा जाता है। यहाँ हम देखेंगे जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे जो है कि उत्परिवर्तन या फिर म्यूटेशन कहा जाता है। अगर हम देखें ये कब होता है तो ये कोशिका विभाजन के समय किसी भी दोष के कारण, देखेंगे आनुवंशिक गलती या फिर यहाँ दोष भी कर सकते हैं, आनुवंशिक दोष ये किसी भी दोष के कारण पैदा हो सकता है। या फिर हम इसमें देखेंगे पैराबैंगनी जो विकिरण है, जो अल्ट्रावायलेट रेज है, उसकी वजह से या फिर रासायनिक तत्वों के वायरस की भी वजह से ये हो सकता है। तो उस परिवर्तन को इस प्रकार देखेंगे तो मुख्य रूप से किसको संदर्भित करता है, तो आनुवंशिक दोष या फिर आनुवंशिक गलती को ये संदर्भित करता है। नेक्स्ट है अगला है कि मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में न्यूरॉन के किस भाग से जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन है अक्षतंतु, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है डेंड्राइट और ऑप्शन डी है तंत्रिका समाप्त होने के। तो इसमें देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि डेंड्राइट। इसको देखेंगे डेंड्राइट जो है एक न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका के अनुमान है जो अन्य न्यूरॉन से संकेत प्राप्त करते हैं या फिर अन्य न्यूरॉन से सूचना प्राप्त करते हैं। देखेंगे एक न्यूरॉन से दूसरे में जो है कि सूचना का जो हस्तांतरण होता है वो रासायनिक संकेतों और विद्युत आवेगों अर्थात हम इसको कह सकते हैं विद्युत रासायनिक संकेतों के माध्यम से ये प्राप्त किया जाता है। तो हम देख लेंगे मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में न्यूरॉन के किस भाग से जानकारी प्राप्त होती है, तो ये डेंड्राइट या फिर देख सकते हैं जो कि एक तंत्रिका कोशिका है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टी लिम्फोसाइट में टी अक्षर का क्या उल्लेख है, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है थाइमस, ऑप्शन बी है थ्रोम्बिन, ऑप्शन सी है थ्रोम्बोसाइट्स और ऑप्शन डी है टेटनस। तो देख लेंगे जो टी लिम्फोसाइट है उसमें टी अक्षर का उल्लेख है, टी लिम्फोसाइट में टी अक्षर का उल्लेख है। तो इसमें हम देखेंगे कि टी का उल्लेख है इसमें, तो टी का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि थाइमस। अगर हम लिम्फोसाइट को देखें तो ये एक प्रकार के WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार लिम्फोसाइट हो गया कि ये जो है कि एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो हमें प्रतिरक्षा देने का कार्य करती हैं। अब इसको हम देखें तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक हो जाता है इसमें बी लिम्फोसाइट और दूसरा इसमें हो जाएगा टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। देखेंगे बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं शरीर में प्रवेश करने वाले वायरस और बैक्टीरिया जैसे रोगों से मतलब लड़ने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन
करती हैं? तो देखेंगे ये एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं रोगों से लड़ने के लिए, एंटीबॉडी का उत्पादन ये करती हैं। उसी प्रकार हम अगर टी लिम्फोसाइट को देखते हैं तो ये कोशिकीय प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, ये कोशिकीय प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। अब इसको हम देख लेंगे कि थाइमस जो है वो एक लोबेड अंग है जो कि हृदय के पास, हार्ट के पास ये स्थित होता है और स्तन के नीचे स्थित होता है। अगर जन्म के समय देखें तो जन्म के समय जो है कि ये काफी बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे उम्र के साथ अगर देखें तो उम्र के साथ ये कम होता जाता है। फिर हम इसमें हम देख सकते हैं कि टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं जो है वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं, यानी कि ये बोन मैरो में उत्पन्न होती हैं। ये अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में ये उत्पन्न होती हैं, लेकिन केवल टी लिम्फोसाइट जो है परिपक्वता के लिए थाइमस में चली जाती हैं। जो टी लिम्फोसाइट है उत्पन्न तो बोन मैरो में होती हैं, लेकिन परिपक्वता के लिए ये कहाँ चली जाती हैं? ये थाइमस में चली जाती हैं। जबकि जो बी लिम्फोसाइट है, यह जो है बी लिम्फोसाइट को भी देखेंगे तो ये भी बोन मैरो में ही उत्पन्न होती हैं, लेकिन ये थाइमस में ना जा करके ये बोन मैरो में ही उपस्थित रह जाती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो टी लिम्फोसाइट है उसमें टी का जो अर्थ है वो थाइमस है, और बी में हम देख लेंगे और बी लिम्फोसाइट में देख लेंगे, बी लिम्फोसाइट में जो बी है वो बोन मैरो को संदर्भित करता है, जबकि टी लिम्फोसाइट में जो टी है वो थाइमस को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, प्रश्न कह रहा है कि कथनों का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। इसमें जो अभिकथन ए है, और अभिकथन ए कह रहा है कि उबला हुआ पीने का पानी लेना हेपेटाइटिस ए के खिलाफ एक प्रभावी निवारक उपाय है। यानी कि हेपेटाइटिस से बचने के लिए या फिर हेपेटाइटिस में जो है उबला हुआ पानी लेना एक अच्छा उपाय है। उसी प्रकार इसका ये तर्क दिया गया है कि हेपेटाइटिस ए एक जीवाणु रोग है, यानी कि ये बैक्टीरिया से होता है जो मुख्य रूप से पानी के माध्यम से फैलता है। प्रश्न कह रहा है कि इसमें जो है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, और नीचे हम देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसमें है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, बी है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, सी है आर सत्य है लेकिन ए असत्य है, और डी है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें हम देख लेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को हम इसमें देखेंगे तो ये सही हो जाएगा, यानी कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। इसको हम देख लेते हैं। तो देखेंगे कि जो पहला क्या कह रहा है कि उबला हुआ पीने का पानी लेना हेपेटाइटिस ए के खिलाफ एक प्रभावी निवारक उपाय है। तो ये बिल्कुल सही है। देखेंगे हेपेटाइटिस ए को मारने या फिर निष्क्रिय करने के लिए पानी को 1 मिनट तक उबाल लेना चाहिए। फिर उसके बाद जो है इसको जो है कि साफ बर्तन में इसको रख देना चाहिए तथा इसको ठंडा होने पे इसे पीना चाहिए, इससे फायदा होता है। और इसका तर्क दिया जा रहा है कि हेपेटाइटिस एक जीवाणु रोग है जो मुख्य रूप से पानी से फैलता है। तो हम देखेंगे हेपेटाइटिस ए जो है वो जीवाणु रोग ना होकर के ये विषाणु रोग है, यानी वायरस से फैलता है। तो इस प्रकार ये जो कथन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। अगर हम देखें हेपेटाइटिस ए के बारे में, तो हेपेटाइटिस ए जो वायरस है वो मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के मल में तथा रक्त में मौजूद होता है, यानी कि जो खून है, ब्लड है, उसमें मौजूद होता है। और लक्षण प्रकट होने के लगभग 15 से 45 दिन, लक्षण प्रकट होने के लगभग 15 से 45 दिन पहले और बीमारी के पहले सप्ताह के दौरान जो है ये विषाणु उस व्यक्ति में बने रहते हैं। अब हम देखेंगे कि हेपेटाइटिस ए कैसे फैलता है। तो इसमें हम देखेंगे जैसे कि
देख सकते हैं कि दूषित भोजन या फिर दूषित पानी अगर हम ग्रहण करते हैं तो इससे फैल जाता है। उसी प्रकार हम देखेंगे यह रोग जो है कि बिना छिलके वाले तथा बिना पके फलों तथा सब्जियों को खाने से ये फैल सकता है। या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो वर्तमान में अपने मल या फिर रक्त के माध्यम से इस बीमारी से संक्रमित है, तो इससे भी ये बीमारी फैल जाती है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें जो अभी कथन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, तथा इसमें तर्क जो दिया गया है, जो तर्क आर है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हेपेटाइटिस जो है वो जीवाणु रोग नहीं है बल्कि ये विषाणु से फैलता है। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि संगीत में नोट शब्द का प्रयोग आमतौर पर दर्शाने के लिए किया जाता है, और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है किसी ध्वनि की प्रबलता और मृदुता, बी है किसी ध्वनि की सापेक्ष अवधि और स्वरमान, सी है संगीत की एक शैली या फिर स्कूल, और डी है दो ध्वनियों के बीच के अंतराल की आवृत्ति। तो इसमें हम देखेंगे जो संगीत में जो नोट शब्द का प्रयोग किया जाता है वो आमतौर पर किसके लिए किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि किसी ध्वनि की सापेक्ष अवधि तथा स्वरमान को दर्शाने के लिए संगीत में जो है कि नोट शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे स्वरमान बताता है कि नोट कितना कम है या फिर कितना अधिक है, और एक ही नोट जो है उसके बजने के आधार पर जो ध्वनि है, संगीत में जो नोट है उसके बजने के आधार पर ये उसको तेज या फिर कम इसमें कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो संगीत में नोट शब्द का प्रयोग किया जाता है वो उस ध्वनि के सापेक्ष अवधि तथा स्वरमान को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे से लगातार जोड़ा जाता है तो इनमें जुड़ा कहा जाता है। तो इसमें जो जुड़ाव कहा जाता है ये देखेंगे सीधे, बी है श्रृंखला, सी है समानांतर और डी है रेखा। इसमें देख लेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसे जो है कि श्रृंखला कहा जाता है। देखेंगे एक सर्किट में करंट प्रतिरोध के साथ साथ जो है कि सर्किट के संभावित जो अंतर पर भी ये निर्भर करता है। अगर हम प्रतिरोधों को देखें तो प्रतिरोधों को दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। अगर प्रतिरोधों को दो तरीके से जोड़ा जा सकता है, इसको हम देख लेंगे, एक है श्रृंखला में और दूसरा है समानांतर। जब दो या अधिक प्रतिरोध लगातार अंत से अंत तक जुड़े होते हैं तो उन्हें श्रृंखला में जोड़ा जाता है, और जब दूसरी ओर जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक ही बिंदुओं के बीच जुड़े होते हैं तो उन्हें हम समानांतर में जोड़ते हैं। तो प्रश्न ये कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक दूसरे से लगातार जोड़े जाए तो ऑप्शन नंबर बी यानी श्रृंखला इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग तेलों के हाइड्रोजनीकरण के दौरान किया जाता है। देखेंगे प्रश्न है कि किस उत्प्रेरक का उपयोग तेलों के हाइड्रोजनीकरण के दौरान किया जाता है। इसमें ए है पीबी, बी है पीटी, सी है सीयू और डी है एनआई। तो देख लेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा एनआई, यानी कि निकल। देखेंगे असंतृप्त वनस्पति तेल जो है कि सामान्य ताप पर तरल होते हैं और लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके इन्हें कठोर किया जा सकता है, और इसे जो है इसे ही हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन इसमें देखेंगे द्वि आबंध वाले कार्बन में जुड़ जाता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि किस उत्प्रेरक का उपयोग तेलों के हाइड्रोजनीकरण के दौरान किया जाता है, तो ये एनआई हो जाएगा, यानी कि निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। इसमें एक तरफ दिया हुआ है कि आमतौर पर उपभोग की जाने वाली सामग्री यहाँ दी गई है,
जो सामान्य जीवन में हम प्रयोग करते हैं, और दूसरा है अवांछित या विवादास्पद रसायन जो उनमें पाए जाने की संभावना है। देखेंगे यहाँ एक तरफ ऐसे रसायन दिए हुए हैं जिनको कहा जाता है कि इन सामग्रियों में वे पाए जाते हैं या फिर उनके पाए जाने की संभावना है। तो इस प्रकार हम इसको देख लेते हैं। पहला है लिपस्टिक में शीशा, दूसरा हो जाता है शीतल पेय यानी ब्रोमिनेटेड वनस्पति तेल, चाइनीज फास्ट फूड में देखेंगे मोनोसोडियम ग्लूटामेट। प्रश्न कह रहा है कि ऊपर दिया गया कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है। तो इसमें नीचे विकल्प दिए हुए हैं, ए है केवल 1, बी है 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देख लेंगे। इसमें तीनों ही सही है, इसलिए इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक एक करके इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें देख लेंगे लिपस्टिक को। तो इसमें हम देखेंगे, इसको हम देखेंगे तो इसमें हम देखें तो कैंपेन फॉर सेफ कॉस्मेटिक्स और यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो एफडीए है, उसके द्वारा शोध किया गया और ये बताया गया कि लिपस्टिक में आश्चर्यजनक रूप से जो है कि शीशा तथा अन्य जहरीली धातुएं मिली रहती हैं। तो इस प्रकार ये पहला जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा इसमें देखेंगे ब्रोमिनेटेड वनस्पति तेल जो है, इसको देखें तो ये एक जो है कि खाद्य सामग्री है जिसका उपयोग कुछ शीतल पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स में तथा जो फलों के फ्लेवर वाले जो पेय पदार्थ होते हैं, ये फलों के फ्लेवर वाले जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें जो है कि स्थिरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। उसी प्रकार चाइनीज फास्ट फूड, हम उसमें किसी चीज को भी रख सकते हैं, जैसे कि हम उसमें मैगी को भी रख सकते हैं। देखेंगे जो भी नूडल्स है, मैगी नूडल्स, उसको जो है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट की उपस्थिति के कारण इसको किसने बताया था कि इसमें जो है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, इसको जो है कि उत्तर प्रदेश के खाद्य निरीक्षक ने पाया था तथा ये बताया था कि इसमें जो है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट की उपस्थिति है। अगर इसको देखें मोनोसोडियम ग्लूटामेट को, तो ये उत्तेजक जो है कि न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसका अर्थ ये है कि ये तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं, जो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र है उसको जो है कि इफेक्ट करती हैं। तो इस प्रकार इसमें हम देख लेंगे कि इसमें तीनों ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे और ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि सही मिलान है। देखेंगे सूची 1 तथा सूची 2 यहाँ दी हुई है और प्रश्न कह रहा है कि इसका सही मिलान कौन सा है। तो इस प्रकार सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। पहला इसमें दिया हुआ है लवण और जल अम्ल क्षार से बनता है। तो इसमें पहले का देख लेंगे कि लवण और जल अम्ल और क्षार से बनता है। तो इसका मिलान किससे सही हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा उदासीनीकरण है। ऑक्सीजन की मुक्ति यानी कि अपचयन, और तीसरा है ऊर्जा की मुक्ति और इसका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, और चौथा है हाइड्रोजन का अपसरण, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यानी ए का बी, 2 का सी, ए का बी, 2 का सी, तीसरे का इसमें देखेंगे तीसरे का डी यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हम देख लेते हैं, देखेंगे उदासीनीकरण की अभिक्रिया। जो उदासीनीकरण है ये क्या है, तो लवण और जल देने के लिए क्षार के साथ अम्ल की अभिक्रिया को जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उसी प्रकार हम ऑक्सीकरण को देख लेते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है ये एक ऐसी अभिक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें या तो ऑक्सीजन का जोड़ होता है या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, यानी कि ऑक्सीजन निकलती है। तो इस प्रकार यह ऑक्सीकरण हो गया। और इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो इसको देख लेंगे। यह एक प्रकार की अभिक्रिया है जहां ऊष्मा या फिर ऊर्जा पैदा होती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया के संश्लेषण में जो है इसको हम देख सकते हैं, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
तो इसमें जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। पहला जो कथन इसमें हम कह रहा है ऑप्शन में इसमें जो पहला है ए, वो कथन कह रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर सूचना के भंडारण के लिए इकाइयों के रूप में एकल परमाणु कणों पर निर्भर रहते हैं। बी कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर प्रक्रिया में मूल रूप से द्विआधारी या दो स्तरीय मानकों का प्रयोग द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। सी है सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति 1 टेराफ्लॉप या फिर उससे अधिक होती है। और डी है कंप्यूटर का निर्माण भारत में किया गया है जो बहुभाषी है और इसमें हस्तलिपि पहचानने की क्षमता भी होती है। तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसमें जो कथन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी जो एनालॉग कंप्यूटर सूचना के भंडारण के लिए इकाइयों के रूप में एकल परमाणु कणों पर निर्भर रहते हैं। इसमें जो पहला कथन है वो सही है। देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर को, तो एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मापन के क्षेत्र में किया जाता है। और इसमें हम देखें तो एनालॉग कंप्यूटर अपने पास किसी भी तरह के डेटा को स्टोर नहीं करता है, किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर नहीं करता है। और एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो लगातार कामों को करते रहता है तथा जो काम है उनमें जो है कि वो बदलाव भी करते रहता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनें। पहला इसमें कथन जो दिया गया है वो कहा गया है कि ब्लू ब्रेन परियोजना आणविक स्तर तक रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से स्तनधारियों के मस्तिष्क से सिंथेटिक मस्तिष्क बनाने का प्रयास है। और दूसरा इसमें कह रहा है कि मई 2005 में मस्तिष्क और मन संस्थान यानी ब्रेन एंड माइंड इंस्टीट्यूट ने इस परियोजना की खोज की थी। तो इसमें हम देख लेंगे कूट इसमें दिया हुआ है और इसमें ए कह रहा है कि ए और दो दोनों सही हैं, बी है केवल एक सही है, सी है केवल दो सही है और डी है एक और दो दोनों सही हैं। अब इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें से जो पहला कथन है वो सही है। पहला कथन क्या कह रहा है कि ब्लू ब्रेन परियोजना आणविक स्तर तक रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से स्तनधारियों के मस्तिष्क से सिंथेटिक मस्तिष्क बनाने का प्रयास है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि मई 2005 में मस्तिष्क और मन संस्थान यानी ब्रेन एंड माइंड इंस्टीट्यूट ने इस परियोजना की खोज की थी। तो देखेंगे इसकी खोज जो है मई 2005 में ब्रेन एंड माइंड इंस्टीट्यूट के द्वारा न करके ईपीएफसी ईपीएफएल इसमें हम देख लेंगे ईपीएफएल इसके द्वारा की गई थी। तो इसलिए ये दूसरा ऑप्शन गलत हो गया है और इसमें पहला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसमें जो देख लेंगे दूसरा कथन इसमें गलत हो गया, पहला कथन सही है और ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि मोबाइल संचार की विभिन्न पीढ़ियों के बारे में निम्न में से कौन सा एक गलत है। देखेंगे जनरेशन को पूछ रहा है मोबाइल संचार की विभिन्न पीढ़ियों के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहा है कि पहली पीढ़ी या फिर 1G में एक निश्चित समय में केवल एक ग्राहक को एक चैनल सौंपा जाता है। बी कह रहा है कि दूसरी पीढ़ी यानी 2G के मोबाइल संचार व्यवस्था में 5 मेगाहर्ट्ज के बहुवाहक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। सी है वॉइस कॉल और मोबाइल डेटा तीसरी पीढ़ी यानी 3G की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और डी कह रहा है कि चौथी पीढ़ी यानी 4G मोबाइल संचार व्यवस्था में किसी भी समय और कहीं भी बहुत अधिक गति से उपयोगकर्ताओं को कई नेटवर्क और मल्टीमीडिया में ग्लोबल रोमिंग प्रदान की जाती है। तो अभी वर्तमान में कौन सा है मोबाइल संचार की कौन सी पीढ़ी अभी चल रही है? 5G की शुरुआत हो चुकी है लेकिन अधिकतर लोग अभी भी 4G का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसमें हम देखेंगे कि कौन सा कथन इसमें गलत है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो 2G है
प्रश्न कह रहा है, कथन कह रहा है कि दूसरी पीढ़ी यानी 2G के मोबाइल संचार व्यवस्था में 5 मेगाहर्ट्ज के बहुवाहक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो देख लेंगे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखेंगे कि अधिकांश 2G GSM नेटवर्क जो है वो 900 मेगाहर्ट्ज या फिर 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड पर काम करते हैं। तो ये जो हो जाएगा 5 मेगाहर्ट्ज, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी अन्य कथन जो है वो इसमें सही है। नेक्स्ट है, अगला है कि प्लासोनिक्स के बारे में सही कथन चुने। यहाँ हम लिख देते हैं प्लासोनिक्स के बारे में सही कथन चुने, और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है यह रक्त प्लाज्मा का एक रासायनिक विश्लेषण है, बी है यह प्लासोनिक माध्यम में ध्वनि का अध्ययन है, सी है यह नैनो स्केल पर प्रकाश के प्रसार परिचालन और स्थानीयकरण से संबंधित है, और डी है यह अंतरिक्ष में गैसीय प्लाज्मा का अध्ययन है। तो इसमें हम देख लेंगे कि प्लासोनिक्स के संबंध में, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेंगे ऑप्शन नंबर सी प्लासोनिक्स के बारे में कि यह नैनो स्केल पर प्रकाश के प्रसार, यहां हम देख लेंगे प्लासोनिक्स के संदर्भ में ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि यह नैनो स्केल पर प्रकाश के प्रसार, परिचालन और स्थानीयकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है, अगला है कि भूकंप आने के कुछ मिनटों या घंटों पहले निम्न में से कौन सी गैसें जमीन से बाहर आती हैं? तो देखेंगे प्रश्न कह रहा है कि जब भूकंप आने वाला रहता है तो उसके कुछ देर पहले जो है कि कौन सी गैस जमीन से बाहर आती है। पहला इसमें कह रहा है जेनॉन, दूसरा है ऑर्गन, तीसरा है हीलियम और चौथा है रेडॉन। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि रेडॉन। देखेंगे भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अतः हम देखेंगे तो रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि उस क्षेत्र विशेष में जो है कि भूकंप आने का संकेत होती है, या फिर हमें पहले से पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। अगला है कि निम्न में से कौन सा दीर्घकालिक विकास प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है, और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। पहला कि यह वर्णक्रमीय दक्षता को बढ़ाता है, बी है यह विलंबता या फिर लेटेंसी को बढ़ाता है, सी है यह ट्रांसमिशन की लागत को कम कर देता है, और डी है इसके द्वारा डाउनलिंक और अपलिंक डेटा दरों में वृद्धि हुई है। तो इसमें से देखेंगे नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा दीर्घकालिक विकास प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है पूछ रहा है, और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी यह विलंबता को बढ़ाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा, ये दीर्घकालिक विकास प्रौद्योगिकी के संबंध में गलत हो जाएगा, और बाकी ये ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोने और प्लेटिनम के गहनों को भारी बनाने के लिए जौहरी द्वारा किस धातु का उपयोग किया जाता है। यानी जो सुनार होते हैं वो सोने और प्लेटिनम, सुनार जो होते हैं या फिर जो लोग गहने बनाते हैं वो लोग जो है सोने और प्लेटिनम के जो भी ज्वेलरीज हैं उनको भारी बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन है रेडियम, ऑप्शन बी है इरिडियम, ऑप्शन सी है इर्बियम और ऑप्शन डी है थोरियम। तो इसमें हम देख लेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, यानी कि इरिडियम को देखेंगे तो धातुओं के प्लेटिनम समूह का ये सदस्य है। इरिडियम को देखें तो धातुओं के प्लेटिनम ग्रुप का जो है कि ये सदस्य है। ये बहुत ही कठोर धातु है, और इसका सबसे अधिक उपयोग जो देखें तो इसका सबसे अधिक उपयोग जो किया जाता है वो मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। मिश्र धातु का अर्थ है जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी हो। देखेंगे इरिडियम का उपयोग जो है कि हार्डनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। विशेषकर हम देखें तो प्लेटिनम धातु को हार्ड करने के लिए इसकी कुछ मात्रा में जो है इसमें प्लेटिनम को हार्ड करने के लिए कुछ मात्रा में इसमें इरिडियम मिलाया जाता है।
तथा सोने और प्लेटिनम के गहनों को भारी बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि जीन थेरेपी के बारे में गलत कथन का चयन करें। और इसमें हम पहला कथन जो देख लेते हैं। पहला कथन ये कह रहा है कि जीन थेरेपी जो है वो वंशानुगत बीमारियों के लिए ही है। बी है कि ब्रिटेन में शोधकर्ताओं ने जीन थेरेपी के माध्यम से रक्त के थक्के से पीड़ित रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। सी है इसके माध्यम से जिस बीमारी का इलाज किया जाता है भविष्य में रोगी की आने वाली पीढ़ी को उस तरह की बीमारी नहीं होती है। और चौथा है कि जीन थेरेपी के माध्यम से दोषपूर्ण जीन को बदल दिया जाता है। तो इसमें गलत कथन का चयन करना है। यहाँ ध्यान देंगे, प्रश्न कह रहा है कि गलत कथन का चयन करें। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ये कथन सही नहीं है। अब इसमें हम देख लेंगे, इसके माध्यम से जिस बीमारी का इलाज किया जाता है भविष्य में रोगी की आने वाली पीढ़ी को वो बीमारी नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये कथन जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी जीन थेरेपी के संबंध में ये तीनों जो कथन है ए, बी और डी ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर जो है उसका विकास किस संस्था ने किया है। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन बी है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी है सीडैक और ऑप्शन डी है बीएआरसी। तो देख लेंगे कि जो परम जो सुपर कंप्यूटर है भारत में विकसित उसको जो है कि उसका विकास किस संस्था द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सीडैक। देखेंगे परम सीडैक द्वारा विकसित भारत के स्वदेशी सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज है। और अगर हम सीरीज में देखें तो सबसे नवीनतम सबसे नया जो अभी सुपर कंप्यूटर है वो परम ईशान है। परम ईशान अभी जो है कि सबसे नया इस सीरीज में सुपर कंप्यूटर है। देखेंगे 1988 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडैक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला है कि इसमें से इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर आईसी चिप का विकास किसने किया। और ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन है सीवी रमन, बी है चार्ल्स बेबेज, सी है जेएस किल्बी और डी है रॉबर्ट नायक। अब देख लेंगे जो आईसी चिप है उसका विकास किसके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, यानी कि जेएस किल्बी। देख लेंगे इसका आविष्कार जो है 1958 में जो है कि रॉबर्ट नायस और जैक किल्बे ने किया था। तो इस प्रकार इसमें जो है कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट तैयार किया है। और इसमें हम देख लेंगे विकल्पों में कि कौन सी वो राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पे अपना वेबसाइट तैयार किया है। और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, ए है समाजवादी पार्टी, बी है भारतीय जनता पार्टी, सी है कांग्रेस और डी देख लेंगे, डी है लोक जनशक्ति पार्टी। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी पार्टी है भारत की ऐसी पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।